मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष भारत की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ। भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन काल से ही भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति चली आ रही है और उसी सिलसिले में आगे चल कर के पाल राजाओं ने नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो अपने समय का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। दूसरे देशों के ही विद्यार्थी यहाँ पढ़ने को आते थे। आगे चल कर के खिजली वंश के शासन काल में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय में आग लगा दिया और यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में लगा गए आग की लपटें 6 महीने तक जलती रहीं और विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय जल करके खाक हो गया। बाद में मुस्लिम शासन काल में शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ। शिक्षा का संबंध धर्म से जोड़ दिया गया। मस्जिदों में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा और हिंदू लोग अपने बच्चों को मंदिरों या पाठशाला में भेजने लगे। ब्रिटिश काल में आकर के शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान करने का निश्चय अंग्रेजी सरकार ने किया और उन्होंने शिक्षा के लिए 1813 ईस्वी में 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। 1813 में ही सबसे पहले सरकार ने सरकारी स्तर पर शिक्षा के मद में खर्च करने का निर्णय लिया था। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा व्यवस्था लागू करने का फैसला किया। लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य था कि इस देश में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित कर दी जाए जिससे अंग्रेजी शासन पद्धति की नींव दृढ़ हो जाए और उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा अंग्रेजी राज में काम करने वाले लड़कों को पैदा किया जाए जो शरीर से तो भारतीय रहें लेकिन मन से यूरोपियन हो जाएं। इस तरह से लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की नींव भारत में डाली और उसी के बनाए हुए योजना के अनुसार भारत में प्राथमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा को संविधान के द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया, जिसके अनुसार शिक्षा पर राज्य एवं केंद्र दोनों ही कानून बना सकती है। शिक्षा को नया स्वरूप देने के लिए राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन की स्थापना की गई, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा एवं प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था किया गया। संविधान में कहा गया कि 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को आवश्यक एवं निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का दायित्व है। इस तरह से प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया और जिसका परिणाम था कि बड़े पैमाने पर प्राथमिक विद्यालय देश के हर एक भागों में खोले गए। 1886 ईस्वी में राजीव गांधी के
शासन काल में एक नई शिक्षा नीति आई जिसके द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया और शिक्षकों का व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाने लगा। वर्तमान सरकार ने नवीन शिक्षा नीति 2020 में लागू की है, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों को उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। उसी प्रकार शिक्षा को रोज़गार से जोड़ दिया गया है, ताकि जो भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके विश्वविद्यालय से निकले वह किसी न किसी कार्य में निपुण हो, ताकि रोज़गार के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़े। रोज़गार उन्मुखी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी का था। उन्होंने बेसिक शिक्षा दर्शन में यह प्रावधान किया था कि बच्चों को रोज़गार उन्मुखी शिक्षा दी जाए। वर्तमान शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा में शोध को महत्व दिया गया है, ताकि नवाचार को बढ़ावा मिल सके। नवीन शोध और नवाचार के द्वारा ही शिक्षा को विज्ञान से जोड़ा जा सकता है। जहाँ तक शिक्षा देने का प्रश्न है, वह शिक्षा अनिवार्य है और निःशुल्क है, लेकिन सिर्फ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आज जो शिक्षा दी जा रही है, उसके फलस्वरूप लर्निंग का महत्व घटता जा रहा है। सीखने का महत्व घटता जा रहा है। विद्यार्थियों का उद्देश्य प्राक्रेन प्रमाण पत्र प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं रह गया है, जिसका परिणाम है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धिजीवी वर्ग के छात्रों का अभाव हो गया है। आज बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि लोगों को पढ़ने के प्रति अभिरुचि समाप्त हो गई है। एक समय था इस देश में दिनमान हिंदुस्तान, धर्मयुग, ब्लीज जैसे पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, जो समाज और के सभी पक्षों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन चूँकि पाठक का अभाव है, इसके कारण उन पत्र पत्रिकाओं ने कभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन किया था, वह महत्वहीन हो गई पाठकों के अभाव में, और अंत में उनका प्रकाशन बंद हो गया। इसका मूल कारण है कि शिक्षण की प्रवृत्ति, पढ़ने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। यह दुखद स्थिति है। किसी भी देश को विकसित होने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, चूँकि यहाँ के विद्यार्थी बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान होते थे और विदेशों में भी उनका आदर किया जाता था। आज जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं, उनमें शालीनता का भी अभाव है और किसी भी विषय की गहरी पकड़ भी नहीं है। आज जो जनतांत्रिक व्यवस्था में कमी देखने को मिल रही है और गिरावट हो रहा है, उसके मूल में यह है कि आज का जो
युवा समाज है राजनीति और सामाजिक प्रश्नों के प्रति उपेक्षा भाव रखे हुए है, जिसके फलस्वरूप मुट्ठी भर राजनीतिज्ञों को राजनीति पर हावी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके फलस्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हो गया है और अपराधी तत्व ही राजनीतिक दलों पर ज़्यादा प्रभाव रख रहे हैं। इसलिए समाज को जागृत होने की ज़रूरत है। इसके लिए सही शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। करने के लिए समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। साथ ही पढ़ने के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए। आज सरकार विद्यालयों को तो खोल रही है, लेकिन पुस्तकालयों की संख्या उंगली पर गिनने के बराबर है। चूँकि बच्चों और युवकों में पढ़ने के प्रति अभिरुचि समाप्त हो गई है। आज पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य परीक्षा पास करना है, ताकि कोई न कोई रोज़गार मिल सके। ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य जिस दिन हो जाएगा, पुनः भारत में जनतांत्रिक व्यवस्था को भी संबल प्राप्त होगा। तो आज के समाज के प्रबुद्ध वर्ग का दायित्व है कि छात्रों में और युवकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत किया जाए, ताकि हमारा देश शैक्षणिक दृष्टि से विकसित हो सके, जिसके फलस्वरूप देश में राजनीतिक शुद्धिकरण भी होगा और देश विकास के उच्च शिखर पर पुनः पहुंच सकेगा।